पूजा अपने आंसुओं को रोकते हुए नीले ड्रम के सामने खड़ी है और परिवार के सदस्य उसे घूर रहे हैं। तुम इस नीले ड्रम में क्या छुपा रही हो? आखिर हमारा क्या नुकसान करने वाली हो तुम? मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिर आप सब शर्मिंदा हो जाएंगे। पूजा, ये क्या पागलपन है? पूजा लड़खड़ाते हुए ड्रम की ओर बढ़ती है। धीरे धीरे उसका ढक्कन खोलती है। 3 महीने पहले पूजा के घर। पूजा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी हुई है। वो अपने नए आविष्कार पर काम कर रही थी, एक पानी शुद्धिकरण प्रणाली। बेटा, विजय के घर वाले फिर से आए थे। वो दहेज की मांग कर रहे थे। कह रहे थे बिना दहेज की शादी नहीं होगी। क्या बोले आप उनसे बाबूजी? क्या बोलता मैं बेटा, हमारे पास क्या है देने को? तुम्हारी माँ के गहने और 2 बीघा जमीन, बस यही तो है हमारी पूंजी। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ। शादी के दिन पूजा के मायके में तनावपूर्ण माहौल है। देखिए, हम अपने बेटे की शादी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए और एक कार चाहते हैं। बहन जी, हम बहुत गरीब हैं, हम इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे? रुकिए बाबूजी, और आपको आपका दहेज मिलेगा, लेकिन शादी के बाद। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लड़की मुंह चला रही है। ये मुंह चलाना नहीं, अपना हक मांगना है। शादी करवाइए, मैं अपने साथ एक खास चीज लेकर आऊंगी। शादी के बाद पूजा विजय के घर पहुंचती है। साथ में उसका रहस्यमय नीला ड्रम भी है। ये क्या बदसूरत चीज लेकर आई हो तुम? हमने तो पैसे और गहने मांगे थे, तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया है। ये मेरा दहेज है माँ जी, इसमें कुछ ऐसा है जो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत खास है, कीमती, गहनों से भी ज्यादा कीमती। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हम चाहते थे कि तुम सोना और चांदी लेकर आओ, और तुम ये क्या गंदा सा ड्रम लेकर आई हो? तुमने मेरे बेटे के साथ अन्याय किया है, अन्याय। मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था। कहीं इसमें कोई बुरी शक्ति तो नहीं? कहीं हमारे परिवार पर कोई साया तो नहीं डाल देगा? अरे बाप रे बाप, ये लड़की नीला ड्रम लेकर क्यों आई है? अरे अरे अरे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? अब मेरी जिंदगी तो वैसे ही पता नहीं किसके भरोसे चल रही है, ऊपर से ये ड्रम ले आई। मेरी पत्नी को कभी गुस्सा आ गया तो वो मुझे मार के इसी ड्रम में डाल देगी। आजकल न्यूज में चल भी रहा है यही सब। अरे क्या होगा आगे? पूजा, ये क्या पागलपन है? तुम जानती हो माँ पिता को कितनी परेशानी हो रही है। तुम परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। विजय, क्या तुम भी? मैंने सोचा था कि कम से कम तुम मेरा साथ दोगे। मुझ पर भरोसा रखो, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैं इस परिवार का भला ही चाहती हूँ। पूजा, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? बस करो ये नाटक। अभी इसी वक्त इस ड्रम को खोलो, वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। आप ऐसा नहीं करेंगी, ये मेरी चीज है और सिर्फ मेरी है। अगर आपने इसे छुआ तो मैं बता दूंगी सबको कि आपने मेरे पिता से क्या क्या मांगा था। अरे अरे कमला, शांत हो जाओ। शांत रहो तुम। अरे तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम मुझे पीटती हो। अभी गुस्सा मत करो। मुझे तो तुमसे वैसे ही डर लगता है। अब तो ये ड्रम भी सामने है, ज्यादा मत डराओ मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रात में पूजा अकेले ही ड्रम को देखती है और मुस्कुराती है। बस थोड़ा और इंतजार, मैं दिखा दूंगी इन सबको कि एक लड़की का मूल्य उसके दहेज से नहीं, उसकी प्रतिभा से होता है। अरे बाप रे, ये लड़की तो अकेले ही ड्रम से बातें कर रही है। कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं आया? हे भगवान, हमारे घर में ये कैसी आफत भेज दी आपने। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि नई बहू भूत वाला ड्रम लाई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है। रात को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो ड्रम से बातें कर रही थी। अरे बाप रे बाप, और उस ड्रम का रंग नीला क्यों है? अरे बहन, तुमने कभी सुना नहीं क्या? मैं बताती हूँ। भूतों को ना नीला रंग बहुत आकर्षित करता है। घर में परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। तुम्हारे इस ड्रम की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। खोलो इसे। नहीं, अभी नहीं, ये सही समय नहीं है। सही समय आने पर इसे खोला जाएगा। मेरे जमाने में लड़कियां ऐसी नहीं होती थी। ये जरूर कोई जादू टोना है। पूजा, प्लीज बता दो कि ड्रम में क्या है। घर का माहौल बिगड़ रहा है। विजय, तुम्हारे परिवार ने मेरे पिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मुझे थोड़ा वक्त दो, सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन अब पूजा बाजार से लौट रही थी
तो कुछ औरतें उसे घूरती हैं। वही है भूत वाली बहू। किसी दिन सारा मोहल्ला इसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। लेकिन वो अपना सर ऊंचा रखती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि कमला देवी ने ड्रम को खोलने की कोशिश की है। आपने मेरे ड्रम को हाथ लगाया, मैंने मना किया था। मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम एक। माँ प्लीज। आपने मेरे पिता की इज्जत का सौदा किया और अब मुझे ही दोष दे रहे हैं। तनाव अपने चरम पर होता है। तभी इंस्पेक्टर मेघा अचानक घर पर आती है। नमस्ते, मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ पर दहेज की मांग की गई थी और नई बहू को परेशान किया जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। अरे बाप रे बाप, लगता है अब जेल जाना पड़ेगा। अरे तुम जेल जाओगी, चक्की पीसोगी पूरी जिंदगी, जेल की रोटी खाओगी और खूब पछताओगी। मैं तो पहले ही कहता था इतना गुस्सा मत किया करो, मत किया करो। अब देखो क्या हो रहा है। मुझे तो पक्का लगता है ये तुम्हें ले जाएगी। तुम तो गई। पूजा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? मेघा मेरी सहेली, मैं ठीक हूँ। पूजा अपने आंसुओं को रोकते हुए नीले ड्रम के सामने खड़ी है और परिवार के सदस्य उसे घूर रहे हैं। तुम इस नीले ड्रम में क्या छुपा रही हो? आखिर क्या नुकसान करने वाली हो तुम हमारा? मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन फिर उसके बाद आप सब शर्मिंदा होंगे। पूजा प्लीज बस कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा लड़खड़ाते हुए ड्रम की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे उसका ढक्कन खोलती है। हे भगवान, रक्षा करना। इससे पहले कि मैं इसे खोलूं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबने मेरे परिवार से दहेज मांगा, उनकी गरीबी का फायदा उठाया, लेकिन आप जानते हैं असली दौलत क्या होती है? ये है मेरा आविष्कार, एक ऐसी प्रणाली जो गंदे पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाती है। मैंने इसका पेटेंट करवाया है और एक कंपनी ने इसे खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की है। ये है मेरा दहेज। वाह पूजा, तुमने तो कमाल कर दिया। पूजा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। विजय, मैंने ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया। मैंने दिखाना चाहा कि लड़कियां सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी आती हैं। वो सम्मान की हकदार हैं। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी महान हो। अरे वाह, अरे बाप रे बाप, मेरी बहू तो वैज्ञानिक निकली। अरे अद्भुत हो गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, लेकिन जो भी अच्छा है। मेरे जमाने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अच्छा है कि अब होता है। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की कुछ अलग है, और तुम लोग हाँ जब देखो कहते थे भूत वूत है। अरे लड़की पढ़ी लिखी है, दिमाग है उसमें। इसके पास भूत वूत नहीं है, इसके पास दिमाग है, मैच्योर है। पूजा के आविष्कार की खबर अब अखबार में छपती है। उसका परिवार अब उस पर गर्व करता है और गांव की अन्य लड़कियां भी उससे प्रेरित होती हैं। मुझे तुम पर गर्व है पूजा, तुमने हम सबको सही मायनों में जीना सिखाया है। ये सिर्फ शुरुआत है विजय, हमें अभी बहुत कुछ करना है साथ में। और अगर कोई दहेज की मांग करे तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। पूरा परिवार नीले ड्रम के चारों ओर खड़ा है, जो अब गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारी बहू हमसे ज्यादा समझदार निकली। कभी कभी बदलाव अच्छा होता है बेटी। और इस तरह एक नीले ड्रम ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज की सोच ही बदल दी। नेहा अपनी सास कविता और ननन प्रिया के साथ एक कमरे के ससुराल में सो रही थी। नेहा के ससुराल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा था। बेचारी नेहा जैसे तैसे अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी। अचानक से रात को बहुत जोर से बारिश होती है और उनके घर की छत टपकने लगती है, जिस वजह से नेहा की नींद खुल जाती है और नेहा अपनी सास पर गुस्सा होते हुए बोलती है, सासू माँ देखो ना, बारिश आ रही है, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं और ये देखो बिस्तर भी गीला हो चुका है। हे भगवान, तू भी गरीबी में हमें परेशान करने में लगा हुआ है। इस गरीबी में हमें सुकून की नींद भी लेने नहीं देता तू। सासू माँ, ऐसे भगवान को कोसने से कुछ भी नहीं होगा। अपने बेटे को बोलो कि जल्दी कुछ पैसे भेजे ताकि हम घर की मरम्मत करवा सके। नेहा, तुझे क्या लगता है कि मैंने रमेश से इस बारे में बात नहीं की है? अरे मैंने रमेश को बोला था
कि बारिश में हम सबका बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे तैसे हम तीनों एक कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं और बारिश के मौसम में तो और बुरा हाल होता जा रहा है हमारा। रहने दो सासू माँ, आपकी बस की कुछ भी नहीं है। इनका फोन जब आएगा ना तब मैं खुद ही बात कर लूंगी। बहू, फिलहाल के लिए तू और प्रिया उस कोने में जाकर खड़ी हो जाओ, तब तक मैं बाल्टी से सारा पानी निकालकर बाहर फेंक देती हूँ। सास अपनी बहू और बेटी को एक कोने में ले जाकर खड़ा कर देती है और खुद पूरे घर से बारिश का पानी निकाल कर बाहर फेंकने लगती है। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद नेहा पूरे घर में पोछा लगाकर उसे सुखाती है और बिस्तर लगाती है, जिसके बाद उनकी सास सभी को सोने के लिए कहती है। आज बहू आराम से सो जा, मैंने सारा पानी बाहर निकालकर फेंक दिया है। अब क्या ही सोऊं मैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, आराम से सो जा, कौन सा किसी को ड्यूटी जाना है, और वैसे भी 1-2 घंटे सो जाएगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है सासू माँ, जब आप इतना बोल ही रही हो तो मैं ठीक से सो जाती हूँ। नेहा और प्रिया दोनों जाकर फिर से सो जाती हैं, तो वही सास पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने में लगी रहती है और अपनी बहू और बेटी दोनों के लिए चाय बनाती है और उन्हें चाय पीने के लिए देती है। ऐसे ही 2 दिन तक मौसम फिर से अच्छा हो जाता है और एक सुबह बहुत तेज धूप निकलती है। सास घर के आंगन में गेहूं साफ कर रही होती है। इसी बीच नेहा अपनी सास के पास आती है और साथ में मिलकर गेहूं साफ करवाने लगती है। सच में जल्दी जल्दी गेहूं साफ कर लो, मौसम का कुछ पता नहीं है कब खराब हो जाए। आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि बारिश आएगी। अरे नेहा बहू, ऐसा मत बोल। तुझे पता है कई दिनों से मैं सोच रही थी कि गेहूं साफ करके धूप में सूखने के लिए डाल दूं, लेकिन कई दिनों से मौसम ही खराब था। आज मौका मिला है कि आज मैं गेहूं को अच्छे से साफ करके धूप में सुखा दूं, क्योंकि घर में आटा भी तो खत्म हो चुका है ना। हाँ सासू माँ, घर में आटा खत्म होने के साथ साथ और भी सामान खत्म हो गया है। एक तो ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही कहीं बाहर जाने वाला मौसम है। दोनों सास बहू मिलकर गेहूं साफ कर रहे होते हैं कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है। दोनों सास बहू जैसे तैसे मिलकर गेहूं उठाकर कमरे के अंदर ले जाते हैं और कमरे में बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ था। रसोई के बर्तनों का भंडार लगा हुआ था। आधे से ज्यादा सामान रसोई का था, तो कुछ बर्तनों के भंडार की वजह से आधा कमरा पूरे तरीके से भरा हुआ था, जिस वजह से घर में ना तो ठीक से बैठने की जगह थी और ना ही लेटने की। तभी नेहा के पति रमेश का फोन आता है। नेहा रमेश को अपना सारा दुखड़ा सुनाती है। तुम्हें हमारी फिक्र भी है या नहीं है? खुद तो शहर में जाकर बैठे हुए हो और हम जैसे तैसे एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे क्या बताऊँ तुम्हें मैं अपना हाल। बारिश के मौसम में मेरा सासू माँ और प्रिया का बुरा हाल हो जाता है। इस कमरे में ना तो ठीक से बैठने की जगह है और ना ही लेटने की, क्योंकि आधे से ज्यादा कमरे में तो सामान ही सामान रखा हुआ है। नेहा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं जल्दी से गांव आता हूँ और गांव आकर घर को मरम्मत करवा देता हूँ। देखो तुम जल्द से जल्द गांव आ जाओ, क्योंकि अब मुझसे इस घर में नहीं रहा जा रहा। यार मेरा दम घुटने लगा है इसमें। अरे तुम चिंता मत करो, बस 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद रमेश शहर से गांव आता है और रास्ते में ही रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से रमेश के पैर में चोट आ जाती है और डॉक्टर रमेश को 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहते हैं। इतना सब होने के बाद घर की स्थिति धीरे धीरे और भी खराब हो जाती है। अब नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि घर में पैसे रमेश ही कमाता था और घर की मरम्मत भी करवानी थी और अब रमेश का इलाज भी करवाना था। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी सास और पति से कहती है, सासू माँ देखो, मैं जानती हूँ कि अभी घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इस बिगड़ते मौसम में हम सबका जीना दुश्वार हो रखा है, पर हम इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपनी घर की स्थिति को ठीक करने के लिए मैं कुछ दिन तक अपने लिए कोई काम देख लूँ। अरे बहू, तू तो हमारे घर की बहू है और हमारे घर की बहू हमारी इज्जत है। तू बाहर कहाँ जाएगी काम करने के लिए? सासू माँ, मैं इस घर की बहू नहीं हूँ बल्कि बेटी हूँ।
इसीलिए अपने घर को संभालने के लिए मुझे कदम बाहर निकालने ही होंगे। और आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। जब तक रमेश ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक मैं ही घर संभालूंगी। नेहा बहुत बहादुर थी। वो अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए खुद के लिए काम देखना शुरू कर देती है। नेहा गांव के सरपंच के यहाँ साफ सफाई का काम ढूंढ लेती है। देखते ही देखते 1 महीने के बाद नेहा को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिनसे वो अपने घर की छत की मरम्मत करवाती है। कुछ ही दिनों में छत की मरम्मत हो जाती है। इसी दौरान खूब अच्छी धूप भी निकलती है, जिससे छत जल्दी से सूख जाती है। ऐसे ही अब रमेश की तबीयत भी पहले से ज्यादा सुधर चुकी थी और रमेश अपनी पत्नी से कहता है, नेहा, अब मैं पहले की तरह ठीक हूँ। अब धीरे धीरे मैं चल भी पा रहा हूँ। देखना, 1 महीने के अंदर ना मैं अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाऊंगा। और हमारे बुरे वक्त में तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। तुम्हारा उसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लगा था मेरी हालत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया। अरे बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं अपने पूरे परिवार को ऐसे बुरे वक्त से बाहर निकालूं। नेहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, तभी तो हमें तुम्हारी जैसी लक्ष्मी मिली है। वरना बहुत सी लड़कियां ऐसे बुरे वक्त में अपने ससुराल वालों को छोड़कर चली जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो सासू माँ, पर मैं तो इस घर की लक्ष्मी हूँ ना, और आपकी बेटी भी हूँ। और एक बेटी कभी भी अपने ससुराल वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। बस नेहा, जैसे मैं ठीक होता हूँ ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ठीक होने के बाद भी मैं काम पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी महंगाई में एक के काम करने से कुछ भी नहीं होगा। एक औरत को भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। सच में नेहा, तुम्हारी सोच ना बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मुझे सपोर्ट करती हो। नेहा के पूरे परिवार को नेहा पर गर्व होने लगता है। ऐसे ही अब नेहा और रमेश दोनों साथ मिलकर कमाने लगते हैं और देखते ही देखते नेहा और रमेश दोनों मिलकर एक घर बनवा लेते हैं। और इसी तरह नेहा और रमेश दोनों अपने घर को एक नया रूप देकर खुशी हासिल करते हैं। नीतू को गांव भर में शादी के भोज में जाकर तरह तरह के पकवान चखने का बहुत शौक था। उसे हर शादी की दावत का इंतजार रहता और वो हमेशा उम्मीद करती कि किसी न किसी के घर से शादी का निमंत्रण आए। उसकी माँ कमला देवी हमेशा उसे ताना मारती रहती थी। नीतू, तुम्हें शादी का निमंत्रण मिलने की इतनी खुशी क्यों होती है? क्या तुम सिर्फ खाने के लिए ही शादी में जाती हो? अरे इतनी बड़ी हो गई हो, शादी में खाना खाने जाती हो। लोगों को भी पता चल गया है अब तो तुम्हारी इस आदत के बारे में। क्यों पूरे गांव में अपना और मेरा नाम खराब कर रही हो? ऐसा क्या अच्छा लगता है कि गांव वाले हमारा मजाक बनाए? घर का खाना इतना भी बुरा है क्या? या कोई तुझे कमी लगती है घर के खाने में? माँ, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ रिश्तेदारों से मिलने और उनकी खुशियों में शामिल होने जाती हूँ। हाँ, खाने में भी बहुत मजा आता है। और ये भी सच है कि हम हर किसी शादी में जा रहे हैं तो वहाँ खाना ही खाने जाते हैं, वरना क्या ही फायदा है लिफाफे में पैसे डाल के देने का। अपना ही नुकसान करवा लेते हैं लोग। सच में कितना भी समझा लूं मैं तुम्हें, लेकिन कभी भी मेरी कोई भी बात तुझे समझ में नहीं आती है। जब कहीं 4 लोग या गांव वाले मजाक बनाएंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुझे। नीतू अपनी माँ की बात सुनती जरूर है, लेकिन मानती कभी नहीं थी। इसी वजह से ही हमेशा कमला देवी नीतू से परेशान रहती। एक दिन नीतू के घर शादी का इनविटेशन आता है और वो इनविटेशन उसके बचपन की दोस्त पिंकी की शादी का था। नीतू बहुत खुश होती है और तुरंत पिंकी को फोन करती है। पिंकी, मुबारक हो, तुम्हारी शादी का निमंत्रण मिला है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ नीतू, तुम्हें आना ही होगा। हमारे यहाँ का खाना बहुत मशहूर है। खाने का नाम सुनते ही मैं और भी उत्साहित हो गई हूँ। मैं वक्त से पहुँच जाऊंगी। वैसे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम शादी कर रही हो। मुझे भी अच्छा लगा तुझसे बात कर कर, पर मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। वो क्या है ना, घर में तैयारियां चल रही हैं शादी की, इसलिए जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना, मैं तेरे को कॉल करूंगी। पर हाँ, शादी में जरूर आना तुझे। नीतू तो अब शादी की तैयारियों में लग जाती है, क्योंकि नीतू की खुशी शादी के लिए नहीं बल्कि शादियों में जाकर खाना खाने की थी और शादी का दिन आ चुका था। नीतू ने अपने लिए सलवार कमीज निकाला और उसको पहना और शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ ने उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा, बेटा शादी में अच्छे से पेश आना और खाना अच्छे से खाना। बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अच्छे से रहूंगी और खूब मजे करूंगी। कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। गांव के भी काफी लोग जा रहे हैं। चिंता क्यों कर रही हो? और गांव के लोग भी तो खाना खाने के लिए जा ही रहे हैं ना। अच्छा, मैं चलती हूँ।
नीतू जब शादी की जगह पर पहुंचती है तो वहाँ की सजावट देखकर दंग रह जाती है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट और खुशबू से माहौल बेहद ही खुशनुमा लग रहा था। नीतू पिंकी को बधाई देती है और उसके परिवार वालों से भी मिलती है। पिंकी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू नीतू, तू अब खाने के मजे ले ले। खाने के ही तो मजे लेने में आई हूँ यहाँ पर। नीतू ने अपने दोस्त के साथ जाकर खाने का स्टॉल देखा, जहाँ तरह तरह के खाने सजे हुए थे। चाट, पकोड़े, कबाब, पनीर टिक्का और बहुत कुछ, जिसे देखकर नीतू के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान। कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। पहले चाट से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी सब कुछ भी चखेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम तो। नीतू और उसके दोस्त ने चाट की प्लेट ली और खानी शुरू की। चाट की खटास और मसाला का स्वाद नीतू को बहुत भाया। यार, ये चाट तो ना लाजवाब है। अब पकोड़े चखते हैं। ये शादी का खाना तो सच में बहुत शानदार है। मेरा तो थोड़े से ही पेट भर गया है। अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं कुछ और भी खा पाऊंगी। क्या यार, इतने में ही पेट भर गया? मुझे तो अभी और भूख लग रही है। अभी तो मैं और ज्यादा खाना खाऊंगी। थोड़ा बहुत में क्या ही होता है मेरा। थोड़ा बहुत? अरे नीतू, थोड़ा बहुत करके तूने बहुत ज्यादा खा लिया है। अब तो तेरे मुंह से ये निकल रहा है। यही निकलेगा, और वो भी जब तक ही निकलेगा जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। अरे शादी में आए हैं तो सारा खाना खा कर ही जाएंगे ना, ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं। हमें तो सब कुछ खाना चाहिए। खाने के बाद मिठाई की बारी आई। वहाँ पर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी और कई प्रकार की मिठाइयाँ थी। नीतू ने रसगुल्ला उठाया और खाती उसकी मिठास में खो गई। वाह, रसगुल्ले तो बहुत ही बढ़िया है। अब तो गुलाब जामुन की बारी है। मिठाई खाने के बाद नीतू और भी ज्यादा खाए जा रही थी। सबका खाना हो चुका था, लेकिन अब तक नीतू का हाथ ही नहीं रुका और ना ही उसका मुंह थका। नीतू अपनी सहेली से कहती है, भाई अब तो पेट पूरी तरह भर जाएगा, पर इसे छोड़ना भी नहीं चाहूंगी मैं। सही कह रही है नीतू, ये मौका बार बार नहीं आता। अरे अब कही ना सही बात। मैं यही बात तो कब से समझा रही हूँ। शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है किसी की। जब भी मौका मिले लपक लेना चाहिए। हे भगवान, हम इसकी बेइज्जती कर रहे हैं और ये खाना खाने में जुटी है। शादी का खाना रोज नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल का स्टॉक एक बार में ही पेट में डाल लो। सबको जितना मर्जी अपने हिसाब से खाने के बाद नीतू ने पानी पिया और थोड़ी देर दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया। फिर उसने पिंकी और उसके घर वालों को धन्यवाद दिया और नीतू अपने घर खुशी खुशी वापस आ जाती है और अपनी माँ को शादी का सारा हाल बताती है। उसकी माँ ने भी खुशी जताई और उससे कहा, बेटा तुम्हें मजा आया? ये जानकर मुझे भी अच्छा लगा। माँ सच कहूँ, ऐसी शादी का खाना तो मैंने पहली बार देखा था और पहली बार खाया था। कुछ दिनों बाद नीतू को फिर से शादी का निमंत्रण मिला। इस बार निमंत्रण उसकी दूसरी दोस्त राधा की शादी का था। नीतू को देखकर कमला मुस्कुराते हुए बोलती है, लो फिर से तुम्हारे खाने का मौका आ गया। हाँ माँ, इस बार तो मैं और भी ज्यादा मजा लेने वाली हूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना, सिर्फ खाने के चक्कर में बाकी चीजें मत भूल जाना। माँ मैं समझ गई हूँ। हर शादी में खाने का मजा तो है, पर वहाँ के रिश्ते और खुशियों को भी अपनाना चाहिए और उन्हें भी महत्व देना चाहिए। शादी की उम्र तो अब तेरी हो रही है। अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं जल्द ही तेरी शादी करवा दूँ। क्या माँ बिना, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मेरी शादी की बात छेड़ने की। इसमें मौके वाली क्या बात है? उम्र तो हो ही रही है ना, और सही उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। अब अपनी सभी सहेलियों को ही देख ले, उनकी भी उम्र हो गई है और एक एक करके उनकी शादियाँ हो रही है। ठीक है माँ, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन अभी मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। मुझे उस पर ध्यान देने दीजिए। राधा की शादी का दिन भी आ चुका था। नीतू फिर से तैयार होकर शादी में पहुँच गयी और वहाँ भी वही रौनक और सजावट थी। उसने राधा को बधाई दी और उसके परिवार से मिली और फिर नीतू और उसके दोस्त जाकर स्टॉल पर खाना खाने लगे, जहाँ पर नए नए पकवान सजे हुए थे। यार ये शादी भी खाने के मामले में किसी से कम नहीं है। कहाँ से शुरू करो समझ ही नहीं आ रहा है। नीतू अपने दोस्तों के साथ चाट की प्लेट लेकर खाने लगी और इस बार भी स्वाद लाजवाब था। नीतू ने पूरे खाने का मजा लिया और अंत में मिठाई भी खाई। यार सच में शादियों का खाना तो कभी किसी को निराश ही नहीं करता है। शादी से वापस आकर नीतू ने माँ को सारा हाल बताया। माँ सच कहूँ, खाने के अलावा में शादियों में कुछ नहीं होता है। रिश्तों की मिठास, दोस्तों का साथ, खुशियाँ, उत्सव, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल बेटा, ये सब समझने की बात है। मुझे खुशी है कि तुमने ये बात समझ ली। माँ, मैं अब हर शादी में खाने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते निभाने के लिए भी जाऊंगी। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, यही सही सोच है। और इस तरह नीतू ने अपनी सोच बदली और हर शादी में खुशी खुशी शामिल होने लगी, जिससे उसे और भी ज्यादा मजा आने लगा था। कहने को तो गीता के ससुराल वाले शहर में रहते थे, लेकिन उनके ससुर की सोच आज भी पुराने जमाने वाले जैसी ही थी। शहर में रहने के बाद भी उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता है। और एक दिन सुबह के समय गीता सबके लिए नाश्ता लगाती है और बड़े प्यार से सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। गीता की सास पार्वती उसके खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी केशव उसे बीच में टोक देता है और बोलता है, अरे तुम लोग बेवजह कब से खाने की तारीफ किए जा रहे हो? ये भी कोई खाना है? ना कोई लस्सी है, ना कोई छाछ है, और सब्जी देखो, ना इसमें नमक का पता और ना मिर्ची का, और रोटी जली हुई है। आपको हर चीज में मुंह बनाना जरूरी है क्या? कभी आप सीधे मुंह नहीं बोल सकते क्या कोई चीज? इस घर के सारे काम ही ऐसे होते हैं जिसे देखकर मेरा मुंह बन जाता है। क्या करूँ मैं? अब खाना आगे रखा है, खा लीजिए, इतना भी बुरा नहीं है। मुझे नहीं खाना कुछ। जैसे तुम खुद थी वैसी तुम्हारी बहू भी है। ना ही तुम्हारे में अकल थी और ना ही तुम्हारी बहू में अकल है। तुम बताओ बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ अच्छा बनाना सिखाया भी है या नहीं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बहू से? अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं उसे घर में आए हुए। अगर अभी कुछ नहीं बोलूँगा तो आगे चलकर और परेशानी होगी। नहीं खाना मुझे कुछ भी, हटाओ इसे। केशव गुस्से में सारा खाना गिराकर वहाँ से चला जाता है और ये बात गीता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो वहीं पर रोने लगती है। तभी पार्वती उसे समझाती है, बहू अब तू क्यों रोने लग गई? तू तो अपने ससुर जी की आदत जानती है ना, उन्हें तो हर बात पर मुंह फुलाने की आदत है। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। माँ जी, लेकिन ससुर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसा खाना फेंक कर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने मेरे माँ बाप की बेइज्जती करी है। बहू तू ये सब आज देख रही है, मैं तो बहुत सालों से देख रही हूँ। धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। तू अभी इस घर में नई आई है, इसलिए तुझे अजीब लग रहा है। अब तू इसके बारे में ज्यादा सोच मत और जाकर अपने कमरे में आराम कर। माँ जी, सही नहीं है, हमें ससुर जी से बात करनी चाहिए। पार्वती अपनी बहू की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गीता को इस बात का बहुत दुख होता है और शाम को उसका पति राहुल जब ऑफिस से घर आता है तो अपने पति से बोलती है, राहुल जी, ससुर जी की सोच ना बहुत खराब है। पहले खुद ही गलती करते हैं, उसके बाद खाना फेंक कर चले जाते हैं। उनकी वजह से किसी ने खाना खाया ही नहीं। आपको उनसे बात करनी चाहिए। गीता देखो, तुम इस घर में अभी अभी आई हो, इसलिए ना तुम्हें ये सब बहुत अजीब और ना बहुत बेतुका लगता होगा, लेकिन हमारे घर में ना ऐसा चलता है। एक काम करना, कल से ना तुम अच्छा खाना बनाने की कोशिश करना। हो सकता है पापा का मुंह ना बने। ये क्या बात हुई? अगर सच में खाना अच्छा नहीं था तो माँ जी ने क्यों नहीं बुराई करी खाने की? सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है गीता। देखे राहुल जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं जल्दी ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। केशव के गुस्से और मुंह फुलाने वाली आदत को सभी अच्छे से जानते थे। सभी केशव से बहुत डरते थे, इसलिए किसी की भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। दिन बीतते हैं और एक दिन केशव अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर आता है। गीता उन सभी के लिए घूंघट लेकर चाय लेकर जाती है, लेकिन जैसे वो चाय की ट्रे रखती है उसके सर से घूंघट गिर जाता है। फिर भी उसके दोस्त गीता की तारीफ करते हुए बोलते हैं, वैसे कुछ भी कहो केशव, लेकिन तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है, वरना आज के टाइम में सोसाइटी के लोग किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पूछते हैं। संस्कार? वो भी इसके अंदर? तुझे कहाँ से लग रहा है कि इसके अंदर कोई संस्कार भी होंगे? इसके माँ बाप ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया है। कोई संस्कार नहीं है इसमें। अगर संस्कार इसमें होते तो इसके सर से पल्लू नहीं गिरता। केशव, तेरा हर बात पे मुंह क्यों बन जाता है? बेचारी चाय लेकर आ रही थी, अगर पल्लू गिर गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम लोग मेरे ही दोस्त होकर मुझे ही बोल रहे हो। अरे कम से कम तुम लोग तो मेरा साथ देते। बात दोस्ती की नहीं है, बात सही और गलत की है। तेरी बहू हमें अच्छी लगी तो हमने उसकी तारीफ कर दी, लेकिन तुझे हर बात पे मुंह बनाना आता है। बहू तुम अंदर जाओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गीता के लिए दिन पर दिन अपने ससुर का बर्ताव सहना मुश्किल होता जा रहा था। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी केशव के खिलाफ नहीं बोलता, जिसके चलते वो भी चुप रहना सीख लेती है। कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जल्दी से ये बात अपने पति और सास को बताती है और ये सोचकर खुश होती है कि शायद उसके बच्चे के आने की खबर सुनकर उसके ससुर के बर्ताव में कोई सुधार आए। तभी उसका पति राहुल बोलता है, गीता मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है।
मुझे अपने बच्चे के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा अब। हाँ बहू, अब तुझे अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तू किसी चीज की चिंता मत करियो, मैं सब देख लूंगी। माँ, मुझे लगता है ना हमें पिताजी के पास जाना चाहिए, उनको ये खुशखबरी देनी चाहिए। हाँ बेटा चल, हम तेरे पिताजी को खुशखबरी सुनाते हैं। मुझे उम्मीद है आज ये बात सुनकर उनका बना हुआ मुंह सीधा हो जाएगा। सभी लोग हाथों में मिठाई लेकर केशव के पास जाते हैं और गीता के प्रेग्नेंट होने की बात उसे बताते हैं, जिसे सुनकर पहली बार उसके ससुर का मुंह बनने की जगह सुधर जाता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो गीता से बोलता है, बहू, मैं तेरे गर्भवती होने की बात सुनकर बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि तू मुझे इस घर का वारिस जरूर देगी। तुझे बेटा ही होगा, देख लेना, जो आगे चलकर हमारे खानदान का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन पिताजी, वो तो बेटी भी कर सकती है ना? क्या बोला बहू तूने? जरा जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है ससुर जी, जैसा आप कहे सब ठीक है। गीता अपने ससुर की डांट नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी लोग मिलकर गीता का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और एक एक दिन गिन के सभी बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर जाते हैं और गीता एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसका पति और सास बहुत खुश थे, लेकिन जैसी ही बात केशव को पता चलती है, केशव का मुंह बन जाता है और वो बच्ची को गोद में लेने से मना कर देता है। तभी पार्वती बोलती है, आप बच्ची को गोद में क्यों नहीं ले रहे हैं? आज इतनी खुशी का दिन है, फिर भी आपका मुंह बना हुआ है। मैं इस बच्ची को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुझे पोता चाहिए था, ना कि पोती। अब तुम लोग ही लो इसको गोद में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू को कितना दुख हुआ होगा आपकी बातें सुनकर। मैंने वही बोला जो सच था। अब इसमें उसको बुरा लगा तो मेरी क्या गलती है? किसी काम की नहीं है तुम्हारी ये बहू, एक पोता तक नहीं दे पाई मुझे। ये सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में है। इसका इल्जाम आप बहू पर क्यों लगा रहे हैं? तुम मुझे ज्ञान ना ही दो तो ही ठीक होगा। जाओ, जाके अपना काम करो। सबके समझाने के बाद भी केशव के दिमाग में वो बात नहीं घुसती। एक दिन बच्ची के बहुत रोने पर वो अपनी बहू के कमरे में जाता है और बोलता है, इसका रोना कोई बंद करवाओ। जब से पैदा हुई है तब से घर में चैन से एक पल नहीं रहने दिया इसने। इसके पैदा होने से पहले मैं कितना आराम से रहता था, जब देखो तब हमेशा रोती ही रहती है। बस ससुर जी, बहुत हुआ। हर बात पे आपका मुंह बन जाता है, कभी खाने को लेकर, कभी संस्कारों को लेके, कभी लड़की पैदा होने पे तो कभी उसके रोने पे। आपको तो मुझ में बहुत कमी दिखाई देती है ना। जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को लेके इस घर से। जो आपके पसंद की लड़की हो आप उसके साथ अपने बेटे की शादी करवा दीजिएगा, ताकि आपका मुंह सीधा हो सके। जैसा बताओ आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, वैसा अगर आपकी बेटी के साथ होता ना उसके ससुराल में, जब पता चलता आपको। ये सुनकर केशव को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से अपने किए की माफी मांग लेता है और अपनी पोती को प्यार से गोद में खिलाने लगता है। साथ ही धीरे धीरे उसकी मुंह फैलाने की आदत में भी सुधार हो जाता है।